अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। वलीद पतला पतला सा क्यों दिखाई देता था? कोई ना हलो ना सलाम। तुम ठीक हो? नक्श ने पूछा। हाँ, मुझे क्या होना था? क्या मुझे कुछ हो जाना चाहिए था? वो बर्दाश्त से बोला। क्या ये सोच रही थी कि मैं उसकी शादी का कार्ड देखकर गश खाकर गिर पड़ूंगा? उसने दिल में सोचा, जबकि नक्श उसके जवाब पर हैरत से उसे देखने लगी। क्या बेतुका जवाब था। इधर से गुजर रहा था तो सोचा शादी की मुबारकबाद देता चलूं। वो आम से अंदाज में लापरवाही से बोला। किसकी शादी? नक्श की हैरत देखने वाली थी। तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ तो जाहिर है तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ ना। वो हल्का सा हंसा और उसके लिए ना जाने उसे कितना जतन करना पड़ा था। ओह, ये तुमसे किसने कहा? मुझे नहीं पता था कि नक्श हयात इनविटेशन कार्ड भिजवा कर भूल जाने वालों में से है। कौन सा इनविटेशन कार्ड? नक्श को समझ ना आ रहा था कि वो क्या बात कर रहा था। ये वाला। वलीद ने कोट की अंदरूनी जेब से कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। नक्श ने कार्ड खोला था। उसमें लिखा था कि अगले हफ्ते नक्श हयात की शादी किसी आशिर हमीद से होने जा रही थी। यहाँ तक कि बैंक्वेट हॉल का नाम तक लिखा था। ये कोई संगीन मजाक है। मेरी शादी किसी से नहीं हो रही है और ना ये कार्ड मैंने भिजवाया है। तुम्हारा मतलब है ये तुम किसी से शादी नहीं कर रही? वलीद हैरत से बोला। हाँ, नक्श ने जवाब दिया। और ये कार्ड भी नकली है? हाँ। आर यू श्योर तुम उससे मतलब आशिर हमीद से शादी नहीं कर रही? वलीद को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैं इस नाम के किसी बंदे को जानती तक नहीं। तुम्हें यकीन है? तुम क्या सुनना चाहते हो? एक बार बोला ना, मैं किसी से शादी नहीं कर रही। और वैसे तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे तुम्हें इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है कि मैं किसी से शादी करूं या ना करूं? अभी ना सही कभी ना कभी तो करनी है ना। वो उसे जताते हुए बोली। तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते हो। बस ठीक है। उसकी बात पर वलीद के चेहरे पर शॉक्ड के से एक्सप्रेशन आ गए। तुमने मेरे और ममा की बात सुनी थी? ये बहुत ख़राब हरकत है। ठीक है, गलत सही, वो दुख से बोली। नक्श, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं था। आज इस कार्ड के मिलने तक मैं यही समझ रहा था कि अगरचे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं तुम्हारे बगैर रह सकूँगा। लेकिन मैं गलत था। वो पूरे जज्बे और बेकरारी से बोला। नक्श ने नज़रें झुका ली। तुम हमेशा मेरे लिए अहम रही हो। उस वक्त से जब मुझे इसका पता भी नहीं था, उस रोज़ से जब हम पहली बार मिले थे, शायद उससे भी पहले जब खुदा ने सारी रूहों को इकट्ठा करके अपने अकेले रब होने का इकरार करवाया था। मगर मैं खुद से इसको कबूल करने से डरता था। मुझे लगता था मोहब्बत मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, या मैं मोहब्बत के लिए नहीं बना था। मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत ऐसा पौधा है जो बंजर और सूखी जगहों पर भी उग आता है। वलीद के अल्फाजों की सच्चाई उसके लहजे से झलक रही थी। नक्श टेबल के दूसरी तरफ बैठी गुमसुम होकर सुन रही थी। तुम्हें नहीं मालूम नक्श, तुमसे क्लास में बहस करने की खातिर मैं सारी सारी रात बैठकर स्टडी करता। कोई शॉर्ट स्टोरी मिलती तो मैं उसके नेगेटिव कैरेक्टर के फेवर के लिए दलीलें और लॉजिक ढूंढा करता था। नक्श को रिपेसन डॉक्टर वाली स्टोरी याद आ गई थी, जब वलीद ने प्रोफेसर रिपेसन को फरिश्ता साबित करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया था। ऐसा मैं इसलिए करता था ताकि तुम्हें चिढ़ा सकूं, गुस्सा दिला सकूं। तुम्हें स्नगल तूत कहकर तंग करने के पीछे भी मेरा यही मकसद था। मुझे डर था तुम मुझे कहीं भूल ना जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग से ना निकल जाऊं।
मैं तुम्हारी सोच में शामिल रहकर तुम्हारी ज़ात का हिस्सा बनना चाहता था, मगर मेरा दिल इससे बढ़कर कुछ चाहता था। मैं चाहता था तुम भी मुझे चाहो। अपनी इस ख्वाहिश को दबाते दबाते मैं थक गया था कि सोचा तुम्हारे सामने जाकर मोहब्बत कबूल कर लूं, और विलेज डे पर अपनी सोच को तुम तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कॉरिडोर में आवाज़ भी दी थी, और मोहब्बत कबूल करने के बजाय कुछ और ही कह डाला। तुम्हारे रिएक्शन से मुझे मायूसी हुई, गुस्सा भी आया और बहुत बुरा भी लगा, मगर इसके साथ साथ ये इत्मीनान भी हुआ कि शुक्र है मैंने दोस्ती मांगी, मोहब्बत नहीं, वरना तब तुम ये सब कहती तो मुझे इस कदर तकलीफ़ होती। वो तकलीफ़ दे अंदाज में हंसा। नक्श ने अफसोस भरे अंदाज में अपना निचला होंठ काटा। शाइना से मंगनी मैंने ध्यान भटकाने के लिए की थी, मगर ये इस बात का सबूत था कि मुझे तब तक मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। तुम पास आउट हो गई थी, ज़ाहिर में नज़र से ओझल हो चुकी थी, मगर फिर भी तुम मुझे याद आती थी। मैं जब जब शाइना को देखता मुझे तुम याद आती। मैं जब जब शाइना के सिवा किसी चीज़ को देखता मुझे तुम याद आती थी। नक्श के सीने में सांस अटकने लगी थी। क्या ऐसा इजहार किसी ने सुना होगा? ऐसी सच्चाई किसी के कानों ने सुनी होगी जो रगों में खून की तरह शामिल होकर रूह के तमाम जख्मों के लिए मरहम साबित हो? और एक रोज़ मैंने गाड़ी लेकर तुम्हारे घर के सामने आ खड़ा हुआ। तुम मेरे घर का एड्रेस जानते थे? वो हैरत से बोली। अगर आपके पास डेबी जैसा दोस्त हो तो सब मुमकिन है। वो सुबह का वक्त था, मैं सारी रात का जागा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली थी मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे घर के सामने आ गया। सफ़ेद पैंट और पैरेट ग्रीन शर्ट पहने तुम अपने ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आई थी। तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होने से लेकर ऑफिस पहुंचने तक मैंने तुम्हारा पीछा किया था। नक्श के चेहरे पर हैरत उमड़ आई थी। और और अगले 4 सालों तक करता रहा, वो झिझकते हुए बोला। नक्श वलीद को शौक की हालत में देखे जा रही थी और मैं बेखबर रही। कुछ लम्हों बाद वो बोली, तुम अक्सर वापसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट पर रुकती थी। तब मुझे मालूम हुआ तुम्हें चाइनीज़ डिशेस पसंद है। ज़्यादातर तुम 5:20 तक ऑफिस से बाहर निकल आती थी। अगर नहीं निकलती थी तो मैं गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करता था। रोज़? नक्श ने सवाल किया। रोज़ तो नहीं, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बिल्डिंग से भी बाहर निकल सकूं। मगर मेरे गार्ड्स और सेक्रेटरी के लिए ये बात अब भी अजीब है कि मैं एक ख़ास वक्त पर कहाँ चला जाता हूँ। ये नहीं जानते कि दिल जिस तरफ खींच कर लिए जाता मैं चला जाता हूँ। जब ये भयानक हादसा हुआ मुझे लगा मेरे सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई हों। मेरा दिमाग मेरी टांगों को चलने का हुक्म देता और वो बात मानने से इनकार करती। उन दिनों मुझे तुम बहुत याद आई नक्श, बेहद, हर सांस के साथ, जख्मों की हर टीस के साथ। नक्श के दिल को कुछ हुआ। वो अपनी कुर्सी से उठकर उसके सामने पंजों के बल आ बैठी, और उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि ऑफिस में अब कोई अचानक आ जाता तो क्या सोचता। डैड मेरे व्हील चेयर इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। उन्होंने मेरे लिए 2 हेल्पर्स रखे थे जो कमरे से वॉशरूम जाने और बाहर आने जाने के लिए थे। वो मुझे उठाकर उठाकर ले जाते। एक रोज़ एक हेल्पर छुट्टी पर था। मैं अपने कमरे में सो रहा था। मेरी आँख खुली तो सख्त प्यास से हलक में कांटे से चुभते हुए महसूस हुए। दूसरे हेल्पर्स को आवाज़ दी, मगर जवाब नदारद। शायद वो मुझे सोता पाकर बाहर चला गया था। हालांकि दोनों को सख्ती से मेरे पास रहने का हुक्म दिया गया था, मगर कसूर उनका भी नहीं था। कौन शख्स दिन रात एक अपाहिज शख्स के साथ बंद कर गुजारना पसंद करता है, चाहे इस काम की आपको तनख्वाह ही क्यों ना मिलती हो। और अपाहिज भी वो जो बजाय बर्दाश्त से बात करने के हर बात पर गुस्सा खाए, चिल्लाकर बात करे और बेबसी में रोने लगे। नक्श ने वलीद के घुटनों पर अपना सर रख दिया और 2 आंसू चुपके से कपड़ों में जज्ब हो गए। वो सुन रही थी तो उसे तकलीफ़ हो रही थी, वलीद पर तो बीती थी।
अगला आधा घंटा मैंने हेल्पर या किसी दूसरे नौकर को पुकारने में गुजारा। इंटरकॉम उठाने लगा तो वो साइड टेबल के दूसरे तरफ जा गिरा। अपना सेलफोन मैं कुछ रोज़ पहले गुस्से में आकर पहले ही तोड़ चुका था। वो मेरे लिए एक बदतरीन वक्त था। मेरी सिर्फ टांगें बेकार हुई थी, मगर मैं जैसे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया था। बेबसी मेरे रूह रूह से फूटने लगी थी। मैंने बेड से उतरकर खड़ा होने की कोशिश की। मुझे लगा शायद कोई मिरेकल हो जाएगा, मगर खड़ा होने की कोशिश में लड़खड़ा गया और मेरा सर सामने शीशे की टेबल से जा लगा। 1 घंटे बाद किसी ने मुझे वहाँ बेहोश पड़ा देखा तो डॉक्टर को बुलाया। खून खासा बह गया था, मगर मैं बच गया। और उस रोज़ मुझे एहसास हुआ, किसी ने मुझे संभालना है तो वो मैं खुद था। नक्श की आंखों से बहने वाले आंसुओं में शिद्दत आ गई। उसने सर उठाया और धुंधली हुई निगाहों से वलीद को देखा। आई एम सॉरी, भीगती आंखों से वो बोली। मुझे माफ़ कर दो वलीद, कि तुम्हारे दर्द बांटने के बजाय मैं तुम्हारे दर्द से ही बेखबर रही। वलीद ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों की पोर से रोके। एक बात मैं भी कबूल करना चाहती हूँ वलीद। पिछले तमाम सालों में जब से मैं वलीद हाशिम के नाम और वजूद को पहचानी हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारा साथ होने का ख्वाब ना देखा हो, तुम्हारे साथ की तमन्ना ना की हो। जब दादी ने मेरे सामने किसी को ला खड़ा किया, तुम्हारे अलावा किसी के साथ का तसव्वुर भी गुनाह महसूस होता था। शनाया के साथ तुम्हारी मंगनी के बाद भी मेरी आस ना ख़त्म हुई। मुझे कभी अपना आप तुम्हारे हम पल्ला ना लगा, इसलिए हमेशा मोहब्बत के एहसास को झुठलाती रही। तुम्हारे सामने रहकर नक्श हयात ज़ाहिर में पत्थर की बनी रही, लेकिन यूनिवर्सिटी से निकल कर एहसास हुआ कि ये पत्थर तो कब का पिघल चुका था। नक्श हयात कहाँ रही थी, वलीद हाशिम बन चुकी थी। वलीद हल्का सा हंसा। और देखो, मोहब्बत को झुठलाने के बावजूद हम मोहब्बत के पास ही तवाफ़ करते रहें। हम एक जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे के सामने ही आ खड़े हुए। वो बोला, मैं और ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करना चाहता। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुका हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आने वाले हर लम्हे में तुमसे इतनी मोहब्बत करूँगा कि तुम ना ख़त्म होने वाले कहानियों के कैरेक्टर हसद महसूस करेगा। तुम्हारे दामन में इतनी खुशियाँ भर दूँगा कि रात को तुम्हारे कहकों की गूंज आसमानों के तारों को टूट के गिरने पर मजबूर कर देगी। तुम्हारी ज़िंदगी में इतना आराम होगा कि आसमान से उतरने वाले फरिश्ते तुम्हारे चेहरे के नूर का सदका उतारेंगे। नक्श हयात, तुम नक्श वलीद बनना पसंद करोगी? धीमे से मुस्कुराते हुए वो अपने सामने बैठी नक्श से पूछ रहा था, सवाल कर रहा था। उस शख्स से जिससे मोहब्बत के इनकार की ताकत ही छीन ली थी। वलीद की आवाज़ और अल्फाज शबनम बनकर उसके दिल को करार बख्शते चले गए। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने उसके होठों को छुआ और सर हाँ में हिला दिया। भीगी आंखें, मुस्कुराते होठ, धूप छाँव का ये मिलाप वलीद ने पहली बार देखा था। मुस्कुरा तो वो भी रहा था, ऐसी मुतमईन मुस्कुराहट जैसे दुनिया में कोई गम ना हो। फरिश्ते तो पहले ही आसमान से उतरना शुरू हो चुके थे। वो मंज़र इस कदर खूबसूरत था कि जिसके आगे दूसरी हर खूबसूरती बेकार थी, क्योंकि वो सच्चे जज्बों से सजा अनमोल मंज़र था। वलीद, नक्श धीरे से बोली। हाँ, ये कार्ड किसने भेजा होगा? इतना बड़ा मजाक कौन कर सकता है? मम्मा के अलावा और कौन कर सकता है? उन्होंने मुझे ट्रैक पर लाने के लिए यह नकली शादी का कार्ड भिजवाया होगा। वो दोनों मुस्कुरा दिए। यू नेवर नो। उसकी बेखबरी और अपने कारनामे पर उसने कुछ किलोमीटर दूर उनसे डेबी मुस्कुराया था। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं होती, दोस्ती भी खुदा की तरफ से दिया गया आसमानी तोहफा है।